दीदी आप साफ साफ बोलिए ना, अब कहना क्या चाहती है? रमा, तेरा पति आ रहा है। तुझे उनकी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आती है ना, तो फिर उनसे पूछ। क्या बोल रही थी भाभी? वो भी यही कह रही थी कि आपसे पूछूं क्या हुआ है। रमा, ये लोग चाहते हैं कि अब से हम बुआ को अपने पास रखें, अपने हिस्से में। क्या हुआ? बुआ को रखने में तो खुशी ही होगी। बड़े बुजुर्गों का सरबराह बड़ी किस्मत से मिलता है, लेकिन बुआ की देखभाल के लिए हमारे पास जो कुछ भी है उससे उतना बेहतर तो नहीं कर सकेंगे जितना आनंद भैया और बाबा कर पाएंगे। बुआ उन लोगों के साथ रहेगी तो इलाज दवाई सब अच्छे से हो जाएगा बुआ का, क्योंकि अभी हमसे बेहतर हालत है वहाँ। पापा की पेंशन है, आप वाली नौकरी है, आनंद भैया भी काम कर रहे हैं। अपना तो अभी भी मुश्किल से ही घर चल रहा है, कमाई वैसी नहीं है तो बुआ के लिए उतना कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये तब तक तो है ही जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिल जाती। सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है रमा, लेकिन एक बात को समझो, अगर वो लोग चाहते हैं कि बुआ की जिम्मेदारी हम दोनों उठाएं, तो हम नकार नहीं सकते। हमें बुआ की जिम्मेदारी उठानी होगी। बुआ हमारी भी तो है ना। हाँ है, लेकिन बाबा बुआ को संभालेंगे तो हमसे बेहतर देखभाल कर पाएंगे पापा। उनके बाबा के पास रहना ही सही है। आप यही रहिए, मैं आया और दीदी से बात करके आती हूँ। रुको, देखो तुम समझ नहीं पा रही हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारी जिम्मेदारी से हम इसलिए नहीं भाग सकते क्योंकि हमारी जिम्मेदारी निभाने वाला कोई और भी मौजूद है। उन्होंने जिम्मेदारी हम पर सौंपी है, तो अभी बुआ हमारी ही जिम्मेदारी है, हमेशा के लिए। चिंता मत करो, बाकी सब देख लेंगे। एकदम सही निशाने पर तीर लगाया आई। भीम, हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि अब मिल सकते हैं बुआ से। आजा। आता हूँ भैया। चलिए आप लोग भी। चलो। भीमराव को आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते? क्या बात कर रही हैं भाभी? आप उसी मनहूस भीमराव की बात कर रही हैं ना, जिसकी वजह से हमें अपने वैभव देव को गंवाना पड़ा। नहीं 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 नहीं, भीमराव को हम छोड़ नहीं सकते प्रचंड देव जी। तो क्या चाहती है कि हम उस भीमराव को छोड़ दे, उसे चैन से जीने दे? देखिए जी, वैभव भी तो यही चाहता था ना कि भीमराव को बिल्कुल परेशान ना किया जाए। जी, मैं तो कहती हूँ हमें भीमराव से दूरी बना लेनी चाहिए और फिर उसे करने दीजिए जो वो करना चाहता है। हो सकता है उससे हमारे वैभव की आत्मा को थोड़ी शांति मिले। जी जी, आप नाराज मत होइए। देखिए, भीमराव की वजह से आपको इतना परेशान होता देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पत्नी हूँ आपकी, मुझे आपकी फिक्र होती है।
इधर आ। हमने कहा इधर आ। जी। पकड़। जी। सुना नहीं? पकड़ इसे। ले। और अब इसी चाकू से तू अपना गला काट दे। तेरी कसम, हम उस मनुष्य भीमराव को छोड़ देंगे। काट अपना गला। डर लग रहा है? समय चाहिए? ठीक है, समय ले ले। तब तक हम चाय पी लेते हैं। चाय पीने तक का समय है तेरे पास। बुआ, अब कैसी है आपकी तबीयत? दर्द हो रहा है। लेकिन आप गिरी कैसे दीदी? आपको चक्कर वक्कर तो नहीं आया ना? नहीं, मुझे मुझे लगता है कि किसी ने मुझे धक्का दे दिया। धक्का? आपको? किसने? अरे आपको पता नहीं चला होगा उस समय, हम सब वहाँ पे तुरंत ही आ गए थे। मगर जीजा भाई, कल रात को मीरा ने तुझे थप्पड़ मारा था। कहीं तुमने तो... पता था मुझे, पता था ऐसे ही होगा। घर में किसी को मुझे सुनाने का मौका मिले और वो सुनाए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी के पास कोई सबूत नहीं होता है, लेकिन दोषी मैं ही होती हूँ। क्या है ना जीजा भाई, तुम्हारी नीयत को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। और फिर तुमने ये नया नाटक शुरू कर दिया कि मीरा अब हमारे साथ नहीं रहेगी। मतलब? और इस घर में कोई भी फैसला नहीं कर सकता कि कौन कहाँ रहेगा? हाँ वही, आप भी ये फैसला अकेले नहीं कर सकते। तुम क्या कहना चाहती हो? मतलब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हमें बुआ नहीं रखेंगे अभी अपने साथ। लेकिन मैं हूं ना, मैं हूं अभी। बुआ मेरे और रमा के साथ रहेगी, लेकिन अभी आप लोग इस विषय को लेकर अस्पताल में झगड़ा मत कीजिए। और बाबा, हम सब जानते हैं कि इसकी नीयत कैसी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नीयत को देखकर इस विषय में इनको पूरा दोषी नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब को बुलाओ। क्या हुआ? लेकिन क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा जहर ला कर दे दीजिए। हुआ? नहीं जी ना, मुझे। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं किसी में बोझ नहीं बनना चाहती, मर जाने दो मुझे। कैसी बातें कर रही है आप? इतना कुछ नहीं है, आप बस ऐसा समझ लीजिए कि इतने सालों तक आप बाबा के साथ रही, अब आपके भतीजे के साथ रहेगी, बस। लेकिन बेटा... बाबा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बुआ को घर लेके जा रहा हूँ। मैं अभी तांगा लेकर आता हूँ। चलिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दवा देता हूँ और कैसे खिलानी ये भी बताता हूँ। चलिए आइए। बाबा, हम भी बाहर चलते हैं, बुआ को आराम करने देते हैं थोड़ा।
मेरा तू आराम कर। बहुत चोट लगी ना? दीदी, आप तो चलने फिरने के लायक भी नहीं बची, बैसाखी लेकर भी। वैसे दीदी, अब हिसाब बराबर हुआ नहीं? कल रात आपने मुझे मारा, आज सुबह आप गिर गई। आज से मेरा और आपका संबंध खत्म। और हाँ, एक आखिरी बात, वो आपको जो धक्का दिया ना, वो मैंने ही दिया था। और देखिए, उस धक्के का असर ऐसा हुआ कि आप सीधे हमारे हिस्से से उठकर भीम और रमा के हिस्से में जा गिरी। बहुत शौक था ना आपको? अब रहिए पड़ोसी बनकर। क्या सोचा फिर? काटेगी अपना गला? नहीं, तुझे एक मौका दिया था, तूने गवा दिया। अब जो हो रहा है ना, उसे चुपचाप होने दे। और आइंदा बीच में बोली ना, तो ये चाकू तेरे हाथ में नहीं दूंगा, बल्कि इसी से तेरा गला काट दूंगा। चल जाओ जाओ। वैभव की मौत की कीमत तुझे चुकानी होगी भीमराव। पता था ऐसी हरकत तू ही कर सकती है जीजाबाई। मुझे चलने फिरने के लायक नहीं रख के घर से निकाल दिया। देखना, एक दिन तू भी ऐसे ही बेबस और बेसहारा होके घर से निकलेगी, जब तू भी चलने फिरने के लायक नहीं होगी। और तब मैं दुआ करूंगी कि अगर तुझे कोई संभाले तो सिर्फ और सिर्फ भी मैं ही संभालूं। और वो दिन कभी नहीं आएगा दीदी। आराम कीजिए आप। इस घर पर मुझसे पहले आपका हक है, और हम क्या पालेंगे आपको? पाला पोसा तो आपने है मेरे बच्चों को। आपने हमेशा मुझे संभाला है ताई। आप ही कहती रहती है ना, मैं आपकी भाभी नहीं, छोटी बहन हूँ, और ये आपका परिवार है दीदी। हम सब आपके हैं, ये घर आपका है। वैद्य जी ने दवाई दी है ना, और हम सब भी है, सब ठीक हो जाएगा। आपने और उस भीमा बाई ने सर पर चढ़ा रखा है इनको। औकात नहीं है इस औरत की मेरे घर में रहने की। आपको जो धक्का दिया ना, वो मैंने ही दिया था। और देखिए, उस धक्के का असर ऐसा हुआ कि आप सीधे हमारे हिस्से से उठकर भीम और रमा के हिस्से में जा गिरी। बुआ, हाँ तांगा लेके आया हूँ, आपको तांगे में रखने का इंतजाम करता हूँ। बैठ। क्या हुआ बुआ? मेरी एक बात याद रखना बेटा,
जब भी जीजा भाई तेरे दरवाजे पे बेबस होकर आए, दरवाजा बंद मत करना, उसे अपने घर में रखकर उसकी सेवा करना, ये मेरी अंतिम इच्छा है भीम। बुआ, और अफसोस कि आपकी अंतिम इच्छा मैं पूरी होने नहीं दूंगी दीदी। और भीम, जिस दिन ऐसी नौबत आएगी ना, उस दिन मर जाना पसंद करूंगी मैं, लेकिन तुमसे सहारा बिल्कुल नहीं मांगूंगी। क्या हुआ बुआ? ऐसा क्यों बोल रही थी? कुछ नहीं, भीम मुझे थोड़ा सा सहना कर देते, नहीं जीना है मुझे, मर जाने दे मुझे। तुम लोगों की अभी गृहस्थी शुरू भी नहीं होगी, मुझे पाइश को मुझ बुढ़िया को कहा तुम लोग रखोगी। अब तक मैं भैया और भीमा भाई पर मुसीबत थी, अब मैं किसी पे मुसीबत नहीं बनना चाहती हूँ। बुआ ऐसा मत बोलिए बुआ, बस हो गया बुआ, ये सब मत कहिए बुआ। आप मुझसे बहुत प्यार करती है ना, हमेशा मेरी बात मानती है ना आप, ये भी बात मान लीजिए ना बुआ। जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती बुआ। आज मेरी आई भीमा बाई नहीं है, लेकिन भीमा बाई का बेटा भीमराव अभी जिंदा है बुआ। और उनकी बहू भी। ये सब मत कहिए बुआ। राम जी, नगर पालिका का दफ्तर तो इस तरफ है, फिर हम लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं? और भीम ने जो चिट्ठी दी है पहले उसे चलकर जमा कराते हैं। रंजन, मैंने भीम से तो कह दिया कि तुम्हारी जगह मैं काम करूंगा, लेकिन सोच रहा हूं वो काम ना मैं करूंगा और ना ही उसे करने दूंगा। नहीं करूंगा? कैसी बात कर रहे हो राम जी? एक तो हम लोगों को काम मिलता नहीं है, और जो काम मिल रहा है उसे करने में दिक्कत क्या है? मुझे पता है कि तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये काम भीम ने दिया इसलिए। एक बेटा अपने बाप को काम दे, इससे बड़ी गर्व की क्या बात हो सकती है? लेकिन यहां कारण अलग है। उसने अपना काम मुझे दिया है, तो मुझे मौका मिला कि मैं इस काम को छोड़ दूं और उस सोच को तोड़ दूं जो सदियों से जातिगत व्यवस्था के नाम पर हमारे समाज में पोषित हो रही है। पोषित हो रही है? सोच? कौन सी सोच? यही कि हमारे जात के लोग सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए। अगर भीम और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग ये काम करेंगे तो कौन विश्वास रखेगा हमारी जाति के लोगों पर? तुम्हारी सारी बात ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ये सोचो कि भीम को ये बात पता चलेगी तो उसको बुरा लगेगा। नहीं लगेगा, मैं उसे समझाऊंगा और वो समझ भी जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो समझता नहीं है, लेकिन कई बार हालात के मारे मजबूर हो जाता है, और जब वो मजबूर हो जाता है तब एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं उसे मजबूत बनाऊं, और वही कर रहा हूं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय,
माली सींचे 100 घड़ा ऋतु